साथियों नमस्कार। आज की पशुपालन की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम जिसको कवर करेंगे वो पशु का नाम है ऊंट, कैमल। साथियों ये बहुत ही महत्वपूर्ण पशु है और अगर हम इसे राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में देखें तो इसकी बहुत ही ज्यादा महत्वता है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो ऊंट है वो असल में कितने तरह का होता है। तो जो ऊंट है वो मुख्य रूप से दो तरह के ऊंट होते हैं। जो पहली तरह का ऊंट है उसको कहा जाता है एक कुबड़ वाला, एक कुबड़ वाला ऊंट, और दूसरा जो ऊंट होता है उसे कहते हैं दो कुबड़ वाला। जो उभरा हुआ हिस्सा है ऊंट की पीठ के ऊपर, जो उभरा हुआ हिस्सा है उसे हम कुबड़ कहते हैं। इंग्लिश में अपन इसे हम्प के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले जो ऊंट आते हैं वो आते हैं एक कुबड़ वाले। आप लोगों ने भारत के अंदर जो ऊंट देखे हैं वो मुख्य रूप से कौन से हैं? एक कुबड़ वाले ऊंट हैं। और इन ऊंट का जो नाम है, वैज्ञानिक नाम, इनको कैमेलस ड्रोमेडेरियस के नाम से, ड्रोमेडेरियस के नाम से जाना जाता है। और दूसरे तरह के जो ऊंट आते हैं उन्हें कहते हैं दो कुबड़ वाले। ये मुख्य रूप से अरब देशों के अंदर मिलते हैं और भारत में ये लद्दाख क्षेत्र में पाए जाते हैं, जिनके अंदर दो कुबड़ होते हैं। और इनका जो नाम है इनका वैज्ञानिक नाम कैमेलस बैक्ट्रियांस इनको कहा जाता है। तो ये दो तरह के ऊंट हैं। पहले एक कुबड़ वाले जो मुख्य रूप से भारत के अंदर मिलते हैं, इन्हें कैमेलस ड्रोमेडेरियस के नाम से जाना जाता है। जबकि दूसरे हैं वो हैं दो कुबड़ वाले, मुख्य रूप से ये अरब देशों के अंदर पाए जाते हैं और इन्हें कैमेलस बैक्ट्रियांस के नाम से जाना जाता है। साथियों हमको याद रखना है कि जो ऊंट हैं वो मुख्य रूप से कहां पर? राजस्थान के अंदर ही पाए जाते हैं। अधिकांश जो संख्या है ऊंटों की वो राजस्थान के अंदर ही पाई जाती है। और बड़ा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है ऊंट के बारे में कि इसे रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। रेगिस्तान का जहाज इसको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ऊंट के अंदर कुछ ऐसी खास बातें हैं जो इसे रेगिस्तान का जहाज बनाती हैं। वो कौन कौन सी बातें हैं उन्हें हम एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। उन बातों की वजह से यह ऊंट रेगिस्तान का जहाज बन जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, आपने देखा होगा कि यह जो ऊंट है वो कई दिनों तक बगैर पानी के रेगिस्तान में सफर कर सकता है। यानी कि ये गर्म वातावरण और शुष्क क्षेत्रों के लिए अनुकूलित है। सबसे पहला पॉइंट आता है क्यों अनुकूलित है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि इसके अंदर जो कुबड़ है वो कुबड़ सहायता करता है किसमें? कम पानी में भी इसको लंबे समय तक जीवित रहने में सहायता करता है। कैसे? तो इस कुबड़ के अंदर पाई जाती है वसा, और इस वसा को कहा जाता है भूरी वसा कहा जाता है, ब्राउन फैट इसको कहा जाता है। और जब ऊंट लंबे समय तक रेगिस्तान में रहता है जहां पानी की कमी होती है, तब ये जो कुबड़ है इसके अंदर जो वसा है वो पचना शुरू हो जाती है, पिघलना, कम होना शुरू हो जाती है। और इस वसा के चयापचय से, पाचन से, चयापचय से, विघटन से पानी की आपूर्ति होती है। पानी भी मिलता है और ऊर्जा भी।
इस फैट के चयापचय से उसको पानी और ऊर्जा की पूर्ति होती है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। साथ में देखें कि इसके अंदर जो आरबीसी है, लाल रुधिर कणिकाएं, रक्त में पाई जाने वाली जो आरबीसी लाल रुधिर कणिकाएं हैं, वो आकार में अन्य जीवों की अपेक्षा इसमें बड़ी होती हैं और बड़ी होने से यह निर्जलीकरण यानी पानी की कमी होने से इसको रोकती हैं। पानी की कमी होने से भी ये रोकती हैं। तीसरा, आपने देखा होगा ऊंट को कि ऊंट कैसे बैठता है, तो हमेशा याद रखें ये पूरे अपने पैर नहीं रखता है, ये वाले हिस्से इसके घुटने और ये वाले हिस्से उनको ही ये टिकाता है और साथ में छाती पर भी एक जगह है, उसी को ये जमीन पर टच करता है। तो याद रखना है इसका जो बैठने का तरीका है, बैठने का तरीका बहुत ही खास है। जब ये जमीन पर बैठता है साथियों, रेगिस्तान में बैठेगा जहां पर रेत है गर्म, अगर ये पूरी तरह से जमीन पर बैठ जाएगा तो कितनी गर्मी इसके शरीर के अंदर चली जाएगी। इसलिए अपने खास हिस्सों को ही जमीन पर टच करता है। तो इसका बैठने का तरीका बहुत अच्छा है। जिन जगह से ये जमीन को टच करता है वो जगह भी कठोर, नेचर ने इसको वो जगह कठोर बना करके दी हुई हैं। अगला पॉइंट, यहीं पर बात खत्म नहीं होती। इसके अलावा आप देखें तो इसके जो कान वो होते हैं छोटे और आंखें भी हैं छोटी और साथ में वो है बालों से ढकी हुई। इस वजह से क्या होता है, छोटे आकार में छोटी हैं और बालों से ढकी हुई। इसकी वजह से जब रेत की आंधियां आती हैं तो वो आंधियां इसके आंख और कानों में नहीं पहुंच पाती हैं, जिसकी वजह से ये लंबे समय तक रेगिस्तान के अंदर बगैर पानी के भी सरवाइव कर सकता है, उसके लिए अनुकूलित है। और ये वो खास बातें हैं जिनकी वजह से इसे रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। साथियों, ऊंट के बारे में कुछ और खास बातें हैं कि ऊंट की जो संख्या है वो निरंतर गिरती जा रही है। जो पशु गणना हुई है अभी 2019 में, जो 20वीं पशु गणना हुई है, उसमें ऊंट की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है। इससे पहले वाली पशु गणना में भी इसकी संख्या में गिरावट दर्ज की गई थी। इसलिए याद रखें कि ऊंट को राजस्थान का राजकीय पशु घोषित किया जा चुका है। ऊंट को राजकीय पशु होने का दर्जा प्राप्त है और साथ ही राजस्थान के अंदर ऊंट वध अधिनियम भी लागू है। ऊंट वध अधिनियम भी लागू है और इस अधिनियम के अंतर्गत, इस एक्ट के अंतर्गत अब इस ऊंट का वध नहीं किया जा सकता है। हमें याद रखना है। कुछ बातें और हैं ऊंट के बारे में जो बहुत ही इसको खास बनाती हैं। सबसे पहले हम इसके दूध की बात करते हैं। आज इसका जो दूध है वो बहुत ही ज्यादा मांग इसकी हो गई है और कहां पर वो है, अमेरिका, हिंदुस्तान में और इसके अलावा अमेरिका में भी इसके दूध की बहुत ज्यादा मांग हो गई है। कारण क्या है, क्योंकि ऐसा माना जाता है वैज्ञानिकों के द्वारा कि इसका जो दूध है वो मधुमेह को रोकने में सहायक है। मधुमेह की बीमारी को रोकने, डायबिटीज को रोकने में सहायक है। और एक और बीमारी होती है ऑटिज्म। ऑटिज्म को रोकने में भी यह सहायता करता है। एक दो बातें हमको याद रखना है इसके दूध के बारे में कि इसका जो दूध है वो है खारापन लिए हुए होता है और खारापन लिए हुए होने से हम इसके दूध से दही नहीं बना सकते हैं। दही और घी इससे हम नहीं बना सकते हैं। हमको याद रखने की बातें हैं। एक समय था जब इसके दूध को बुरा माना जाता था और हम इसे बाजार में नहीं बेच पाते थे, लेकिन अब सरकार के द्वारा इसके ऊंट के दूध को भी मान्यता मिल गई है और इसे भी हम बाजार में बेच सकते हैं।
इसके अंदर बसा और एसएनएफ यानी बसा रहित ठोस, बसा रहित ठोस, इन दोनों के ही मापदंड को कम करके आंका गया है और इसे अब हम आधिकारिक रूप से बाजार के अंदर बेच सकते हैं। कुछ और खास बातें हैं ऊंट के बारे में जो इसे बहुत ही खास बनाती हैं, उनके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे जो खास बात है वो है इसका प्रजनन। तो हमको याद रखना है कि जो नर है करीब 5 से 6 वर्ष की उम्र में प्रजनन योग्य हो जाता है, जबकि इसकी जो मादा है वो 4 से 5 वर्ष की उम्र में प्रजनन योग्य हो जाती है। प्रजनन की भी कुछ खास बातें हैं जो हमें समझना होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं मादा के बारे में। तो मादा एक प्रेरित ब्रीडर है। प्रेरित ब्रीडर का मतलब होता है कि ये जब नर के संपर्क में आती है, जब ये मादा ऊंट के संपर्क में आती है, तब ही जाकर के इसके अंदर अंडाणु का निर्माण होता है। इसलिए ऊंट को प्रेरित ब्रीडर कहा जाता है। एक और बड़ी ही खास बात जो परीक्षा के लिए भी बहुत उपयोगी है और इस पशु को खास बनाती है वो है इसका नर। इस नर के अंदर एक शब्द आता है, उसे गौला कहा जाता है। ये गौला आखिर क्या चीज है? तो जब ये नर, इसका जो वयस्क नर जब प्रजनन के लिए तैयार होता है तो इसके मुंह के अंदर जो श्लेष्मा झिल्ली होती है वो गुब्बारे की तरह फूल करके बाहर आ जाती है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि जब नर प्रजनन के लिए तैयार होता है तो इसके मुंह के अंदर की श्लेष्मा झिल्ली फूल करके गुब्बारे के रूप में बाहर आ जाती है, जिसे गौला कहा जाता है। गौला क्या है? ये मुंह की श्लेष्मा झिल्ली है जो फूल करके बाहर आ गई है। और ऐसी अवस्था में जब नर होता है प्रजनन के लिए तैयार, तब कहा जाता है कि जो नर है वो रुत में है, रुत में। और इसका एक और दूसरा नाम है मस्त। तो ये दोनों शब्द हमको याद रखना है, पुरानी परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं कि नर की इस अवस्था को जब वो प्रजनन के लिए तैयार होता है उसे रुत या मस्त के नाम से जाना जाता है। और इसकी सबसे बड़ी निशानी है कि उसके मुंह से गौला बाहर आ जाता है। कुछ बातें और हमें बहुत याद रखना है। वो याद रखना है कि इसके अंदर जो प्रजनन की क्रिया होती है सामान्य से नवंबर महीने से लेकर के मार्च महीने तक होती है। ये कौन सा समय है? सर्दियों का समय। तो मुख्य रूप से ये सर्दियों में प्रजनन करने वाला प्राणी है। एक दो बातें और बहुत ही खास हैं ऊंट के अंदर जो हमें याद रखना चाहिए कि सामान्य तौर से कई प्राणियों का जो गर्भाशय है वो बाय के आकार का होता है, लेकिन ऊंट के अंदर जो मादा है उसके अंदर जो गर्भाशय है वो गर्भाशय टी के आकार का होता है। बहुत ही खास बात है, गर्भाशय टी के आकार का होता है। इसको अनुकूलित करने के लिए, रेगिस्तान में अनुकूलित करने के लिए बहुत सारे चेंजेस प्रकृति के द्वारा किए गए हैं। तो इसका गर्भाशय टी के आकार का होता है। और एक दो चीजें और हमको याद रखना है। वो याद रखना है कि ये जो ऊंट है, ऊंट इसकी संख्या में भारी गिरावट हो गई है और जिसकी वजह से इसके संरक्षण की आवश्यकता है। जब हम ऊंट की बात करते हैं तो हमको देखना है इसके बारे में कि जो ऊंट है, ऊंट के अंदर पित्ताशय की थैली नहीं पाई जाती है। पित्ताशय की थैली, इंग्लिश में अपन इसे गॉल ब्लैडर कहते हैं। गॉल ब्लैडर, पित्ताशय की थैली इसके अंदर अनुपस्थित होती है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। एक चीज और हमको याद रखना है कि राजस्थान, मुख्य रूप से पूरे भारत में जो ऊंट मिलते हैं उनकी अधिकतम संख्या राजस्थान के अंदर ही मौजूद है। और राजस्थान में इसका एक बहुत बड़ा रिसर्च सेंटर है, उसे NRCC, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल कहा जाता है। और ये कहां पर? ये बीकानेर के अंदर जोहोड़ बीड़ में स्थित है, जो हमको याद रखना है। NRCC कहां पर है? बीकानेर के जोड़बीड़ में ये स्थित है। अब हम इसकी नस्लों की बात करते हैं।
जब हम ऊंट की नस्लों की बात करते हैं उसके पहले हमको याद रखना चाहिए कि ऊंट की नस्लों को क्षेत्र के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। क्षेत्र के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। पहला क्षेत्र कहता है जो समतल इलाके हैं उसमें पाई जाने वाली नस्लें, और दूसरा कहता है पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाने वाली नस्लें। तो सबसे पहले जो समतल क्षेत्रों में मुख्य रूप से जो नस्ल मिलती हैं वो दो नस्लें हैं। एक का नाम है जैसलमेरी और जो दूसरी नस्ल इसके अंदर आती है उसका नाम है बीकानेरी। ये दो नस्लें हैं जो समतल क्षेत्र में मिलती हैं रेगिस्तान के इलाके में, और जो पहाड़ी क्षेत्र के अंदर नस्ल पाई जाती है जो तीसरे नंबर की, उसको कहा जाता है मेवाड़ी नस्ल कहा जाता है। मुख्य रूप से यही तीन नस्लें हैं जिनका हमको अध्ययन करना है। एक एक करके हम इनका अध्ययन करते जाते हैं। समतल क्षेत्र की दो नस्लें हैं, एक है बीकानेरी और दूसरी जैसलमेरी, और पहाड़ी क्षेत्र की जो नस्ल है उसे कहा जाती है मेवाड़ी। सबसे पहली नस्ल ले लेते हैं बीकानेरी। जैसा कि इसका नाम है तो ये कौन से क्षेत्र की नस्ल होगी? ये राजस्थान के बीकानेर क्षेत्र की नस्ल है और उसके आसपास का जो इलाका है उसके अंदर ये नस्ल मुख्य रूप से पाई जाती है। तो याद रखना है हमको, ये दो नस्लों का संगम है। इसे सिंधी और बलूची ऊंट का संगम माना जाता है। बलूची और सिंधी ऊंट का संगम इसको माना गया है। इसके बारे में हम कुछ खास बातें देख लेते हैं। सबसे पहले तो इसका जो रंग है वो गहरा भूरा, इसका रंग गहरा भूरा या काला होता है। और एक और चीज कि इसे विश्व की सबसे सुंदर नस्ल का दर्जा दिया गया है। सबसे सुंदर नस्ल ऊंट की सबसे सुंदर जो नस्ल है वो कौन सी है? वो है बीकानेरी, ऐसा कहा जाता है। कुछ खास बातें हैं इस बीकानेरी नस्ल की, उसके बारे में हम देख लेते हैं। एक जो खास बात है जो इसकी बहुत ही खास पहचान है, प्रैक्टिकली आप इसको देख सकते हैं कि जहां ये खोपड़ी खत्म होती है ऊंट की, यहां पर जहां हम तिलक लगाते हैं खास तौर से, वहां खोपड़ी के अंदर दोनों आंखों के बीच में एक गड्ढा पाया जाता है। जी हां साथियों, गड्ढा पाया जाता है। अगर हम इस नस्ल के ऊंट के माथे पर ऐसे अंगूठा रखें तो करीब करीब इतना अंगूठा उस खोपड़ी के अंदर चला जाता है। याद रखना है, इसकी खोपड़ी में एक गड्ढा पाया जाता है और उस गड्ढे को स्टॉप कहा जाता है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, वो जो गड्ढा है उसे कहते हैं स्टॉप। तो वो किस नस्ल में मिल रहा है? ऊंट की नस्ल में बीकानेरी के अंदर ये गड्ढा पाया जाता है। इसके अलावा इसकी जो आंखें हैं वो बड़ी हैं, बड़ी बड़ी इसकी आंखें हैं, और साथ में इसके जो कान और आंख हैं उनके ऊपर घने बाल पाए जाते हैं, जो इसकी खास पहचान है। और इसकी ऊंचाई करीब 10 से 12 फीट तक होती है। याद रखना है हमको, बीकानेरी कहां पर मिल रही है? ये बीकानेर के आसपास के क्षेत्रों में मिल रही है। सिंधी और बलूची ऊंट के नस्लों का संगम इसे माना जाता है। इसका रंग कैसा है? थोड़ा डार्क है, गहरा भूरा या काला इसका रंग होता है। विश्व की सबसे सुंदर नस्ल इसको माना जाता है। खोपड़ी में गड्ढा है जैसे स्टॉप, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके खोपड़ी में गड्ढा मिलता है जैसे स्टॉप कहा जाता है। आंखें इसकी बड़ी बड़ी हैं और साथ में कान और आंखों पर घने बाल पाए जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने देखा था समतल क्षेत्र की दो नस्लें थी। तो सबसे पहले बीकानेरी, वो हम पढ़ चुके हैं। दूसरी जो नस्ल आती है समतल क्षेत्र की वो है जैसलमेरी। जैसा कि इसका नाम है तो ये कहां की नस्ल है? जैसलमेर, और जैसलमेर के आसपास की ये नस्ल मानी जाती है। ये नस्ल साथियों सभी लोगों ने देखी होगी। कहां देखी होगी? अरे भाई, जब 26 जनवरी की 15 अगस्त की परेड होती है दिल्ली के अंदर, तो उसके अंदर जो ऊंट आ रहा है परेड करते हुए वो कौन सा है? जैसलमेरी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये हमारी पुलिस के पास, इसके अलावा हमारी सेना के पास यानी हमारी सीमा सुरक्षा बल BSF के पास
ये ऊंट मौजूद होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्यों है, आखिर ऐसा क्या खास बात है जो पुलिस ने, सेना ने और हमारे बीएसएफ ने इसको अपना करके रखा हुआ है? तो वो है कि ये तेज चलने में, दौड़ने में माहिर है। कभी गलत गतिविधियां हैं उनको पीछा करने के लिए जरूरत है। रेगिस्तान के अंदर दौड़ने में माहिर है, जहां और ऊंट बड़े सुस्त चाल से चलते हैं। ये एक दिन के अंदर 100 से 140 किलोमीटर एक दिन के अंदर सफर तय कर लेता है, दौड़ लगा देता है। इसलिए यह पुलिस द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। एक चीज हमको याद रखना है, जब भी हम पहचान करें, इसके अंदर स्टॉप नहीं पाया जाता है। स्टॉप इसके अंदर नहीं मिलेगा जो बीकानेर के अंदर मौजूद था। और एक चीज और है, इसके कान कैसे हैं? तो कान होते हैं आकार में छोटे और एक दूसरे के ज्यादा नजदीक मौजूद होते हैं। इसकी खास बात है। फिर रंग देख लेते हैं। जहां बीकानेरी का रंग था गहरा भूरा या काला, वहीं इसका जो रंग है वो हल्का भूरा होता है। और खास बात जो है वो याद रखना है, बीएसएफ के पास ये मौजूद है। इसके जो पैर हैं वो पैर कैसे होते हैं? लंबे और साथ में सुगठित पैर ये होते हैं, जो इसे तेज दौड़ने में सहायता करते हैं। और यही खूबी इसे नाचने के लिए भी सहायक होती है। तो नाचने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये दो नस्लें पहली पढ़ी हमने कौन सी? बीकानेरी। दूसरे नंबर पे हमने पढ़ी वो थी कौन सी? जैसलमेरी। ये दोनों नस्लें कौन से क्षेत्र की हैं? तो ये समतल क्षेत्र की हैं। जो पहली नस्ल बीकानेरी पढ़ी वो हमने सबसे सुंदर नस्ल पढ़ी, और दूसरी नस्ल जो हमने जैसलमेरी पढ़ी वो हमने सेना के लिए, हमारी भारतीय सेना के लिए उपयोगी नस्ल पढ़ी। दूसरा ग्रुप कौन सा था याद रखना है, वो है पहाड़ी क्षेत्र। और पहाड़ी क्षेत्र की जो नस्ल आती है उसका नाम है मेवाड़ी। जैसा कि इसका नाम है, तो ये कहां की है? मेवाड़ क्षेत्र, राजस्थान का मेवाड़ क्षेत्र, यानी उदयपुर संभाग के अंदर ये मौजूद रहती है। और ये मेवाड़ क्षेत्र कैसा है? पहाड़ी इलाका है। तो ये पहाड़ी इलाके के लिए अनुकूलित हो गई है। देख लेते हैं अपन ये कैसी नस्ल है। तो सबसे पहले तो याद रखना इसका रंग कैसा है? हल्का भूरा। तीनों नस्लों में सिर्फ बीकानेरी नस्ल ऐसी थी जिसका रंग था गहरा और साथ में काला भी होता है। बाकी दो नस्लें जैसलमेरी और मेवाड़ी का रंग है हल्का भूरा होता है। एक चीज और है कि इसकी जो आंखें हैं वो कैसी हैं? सुस्त हैं, सुस्त और आकार में छोटी। तो ऐसा लगता है कि ऊंट दिन में भी सो रहा हो, ऐसा प्रतीत होता है। और एक और बहुत ही खास बात जो इस ऊंट की है वो है इसका नीचे का होंठ। जो नीचे का होंठ है वो लटका हुआ होता है। खास पहचान इस नस्ल की कि जो नीचे का होंठ है वो लटका हुआ होता। रंग है हल्का भूरा, आंखें हैं सुस्त और छोटी, जैसे दिन में भी सो रहा हो, नीचे का होंठ है लटका हुआ। और एक और खास बात जो मेवाड़ी को खास बनाती है वो है कि इसके शरीर के ऊपर जो बाल पाए जाते हैं वो आकार में बड़े हैं, वो आकार में मोटे, साथ में मोटे भी हैं और वो रूखे होते हैं। ये भी एक खास बात है जो मेवाड़ी नस्ल को खास बनाती है। कहां इसका उपयोग कहां किया जा रहा है? मेवाड़ क्षेत्र के अंदर तो रेगिस्तान नहीं है, तो इसका कहां यूज किया जा रहा है? तो इसका यूज कृषि और बोझा ढोने में किया जाता है। और साथ में याद रखना है ये दूध देने वाली भी नस्ल है। करीब दिन में ये 4 से 6 लीटर इसका दूध हो जाता है। तो ये एक दिन में 4 से 6 लीटर तक दूध देने का भी काम करती है। तो मुख्य रूप से ये 3 नस्लें हैं। सबसे पहली कौन सी पढ़ी हमने? बीकानेरी। दूसरे नंबर पे कौन सी पढ़ी हमने? जैसलमेरी। और तीसरे नंबर पर हमने पढ़ी वो है मेवाड़ी। इसके अलावा कुछ और नस्लें भी पाई जाती हैं जो जिनकी संख्या बहुत कम है, उनका नाम अपन बस देख लेते हैं। तो कच्छी भी एक नस्ल है ऊंट की, एक मारवाड़ी भी नस्ल है ऊंट की, एक नस्ल है जिसका नाम है सिंधी और एक का नाम है बलूची। ये भी कुछ नस्लें हैं
जो ऊंट की होती हैं। इसके अलावा कुछ और शब्द आते हैं ऊंट के बारे में, वो हम देख लेते हैं। एक शब्द आता है गौमट ऊंट। तो ये गौमट ऊंट क्या होते हैं? सामान्य तौर से आपने देखा होगा कि मनुष्य की सवारी, ऊंट पर मनुष्य सवारी करता है। तो जिन ऊंटों पर मनुष्य सवारी करता है उन ऊंटों को गौमट ऊंट के नाम से जाना जाता है। एक शब्द आ जाता है लद्दू ऊंट। ये लद्दू ऊंट क्या होते हैं? तो मुख्य रूप से जो ऊंट बोझा ढोने के लिए, वजन उठाने के लिए काम में लिए जाते हैं, उनको लद्दू ऊंट के नाम से जाना जाता है। एक शब्द आ जाता है माही ऊंट। ये माही ऊंट क्या होते हैं? तो जो ऊंट मुख्य रूप से प्रजनन के काम में अलग से रखे जाते हैं, प्रजनन के काम में लिए जाते हैं, उन्हें हम माही ऊंट के नाम से जाना जाता है। आपने एक चीज और देखी होगी कि ऊंट की नाक में एक खास तरह की लकड़ी पहनाई जाती है, उस लकड़ी को भी गिरबाण के नाम से जाना जाता है। हम जब ऊंट की चर्चा करते हैं तो एक चीज हमको हमेशा याद रखना है, वो याद रखना है कि इसकी गिरती हुई संख्या को नियंत्रित करने के लिए कुछ समय पहले, वो सन है 2 अक्टूबर 2016 को एक बड़ी ही महत्वपूर्ण योजना राजस्थान सरकार द्वारा लागू की गई थी, याद रखना है। और उस योजना का नाम है ऊष्ट विकास योजना। इसकी गिरती संख्या को रोकने के लिए योजना 2 अक्टूबर 2016 को पूरे राजस्थान के अंदर लागू की गई थी। और ये योजना क्या कहती है कि अगर किसी ऊंटनी, मादा जो ऊंट है, ऊंटनी के अगर बच्चा होता है, आम भाषा में इसे कहा जाता है टोडिया, अगर ये बच्चा होता है, चाहे वो नर हो चाहे वो हो मादा, अगर उसका जन्म होता है तो 3 किस्तों में कुल 10,000 रुपए की राशि इस योजना के तहत उस ऊंटनी के मालिक को दी जाती थी। 3 किस्त भी कौन कौन सी हैं? तो जब उसका बच्चा यानी टोडिया 1 माह का हो जाता है तो उसको 3,000 रुपए, 9 माह के होने पर फिर और 3,000 रुपए, और अगर वो जब 18 माह का हो जाता है, 1.5 वर्ष का, तब उसको 4 माह की नगद 4,000 रुपए की नगद राशि उसके खाते में दे दी जाती है। और ऐसे करके कुल 10,000 रुपए की राशि इस योजना के अंदर दी जाती थी। योजना याद रखना है वो कौन सी योजना थी? ऊष्ट विकास योजना, राजस्थान सरकार के द्वारा इसे ऊंटों की घटती संख्या को रोकने के लिए लागू कर दिया गया था। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने अभी पढ़ा था, FSSAI जो संस्था है, उसने आज ऊंट के दूध को मान्यता दे दी है। इसके लिए जो बसा है वो 2% और साथ में जो SNF है वो 6% निर्धारित किया गया है। और अब ऊंट के दूध को आसानी से बेचा जा सकता है। इसके लिए एक डेयरी प्लांट भी लगा दिया गया है। आज के लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।